टॉप से लेवल नीचे लेवल तक हर स्टेप पे कोई ना कोई डिसीजन लिया जाता है। डिसीजंस हर कोई लेता है, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़े हो, आप अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, डिसीजन तो लेना है। लेकिन डिसीजंस के जो फैक्टर्स हैं ये अलग अलग होते हैं। मुझे डिसीजन लेना है, आपके लिए फैक्टर्स अलग होंगे। आपको डिसीजन लेना है, चूज करने के लिए आपको टीच कौन करे, फैक्टर्स अलग होंगे। अब डिसीजंस किस प्रकार के अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशन का रोल आपकी लाइफ में क्या है, ये सब समझने के लिए पहले हमको इंसान समझना पड़ेगा कि जो लोग होते हैं वो कैसे इवॉल्व होते हैं। यानी ये आप हैं, कोई व्यक्ति है ना, व्यक्ति हो या व्यक्तिनी हो, व्यक्ति और व्यक्तिनी दोनों ही अपनी लाइफ में क्या सेम प्रोसेस फॉलो करते हैं। साइकोलॉजी बता चुकी है कि फीमेल साइकोलॉजी और जो मेल साइकोलॉजी है इसमें डिफरेंस होता है। एक ही चीज के बारे में, एक ही सब्जेक्ट के बारे में, एक ही व्यक्ति के बारे में दोनों का ओपिनियन अलग अलग होता है। ये जो व्यक्तिनी है इसकी जो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस हैं और जो व्यक्ति है इसका जो प्रैक्टिसेस हैं ये प्रभावित करते हैं इसकी पर्सनालिटी को। यानी कि इसको कैसे इवॉल्व किया गया है सोसाइटी में, इसकी फैमिली ने, जिस इंस्टीट्यूशन में रहा है उस इंस्टीट्यूशन ने, इसके पीयर ग्रुप, दोस्तों यारों ने, और खुद उसके अपने एक्सपीरियंसेस ने उसकी पर्सनालिटी को प्रभावित किया है। और किसी भी व्यक्ति को एक जैसे एक्सपीरियंस लाइफ में अगर देखें तो मिलते नहीं है। एक फैमिली में भी जो बच्चे होते हैं उनको एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं मिलता। अकॉर्डिंग टू देयर जो सीरीज है, उनकी क्रम जो है, पहले पैदा हुआ बच्चा और बाद में पैदा हुए बच्चे के साथ ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। पहला बच्चा ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, पहला बच्चा ज्यादा गंभीर होने की संभावना होती है, दूसरा बच्चा ज्यादा लाड़ प्यार में आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसके चंचल होने की संभावना ज्यादा रहती है। यानी कि योर बिहेवियरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकली ड्राइव नहीं होते, बायोलॉजिकली ड्रिवन नहीं होते, बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को समझना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि वो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रिएक्ट करता है। जब वो अकेले होता है तो एक ही मुद्दे के बारे में अलग तरीके से बात करता है, जब वो ग्रुप में पहुंच जाता है तो उसी के बारे में कुछ और बात करता है, माता पिता के सामने उसी मुद्दे पर कुछ और ओपिनियन रखता है, और वही जब अपने दोस्तों के बीच में रहता है तो उस मुद्दे पे कोई अलग ओपिनियन रखता है। सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि बेसिकली सब एक ही हैं, जानवर, एनिमल। सब कौन है? बेसिक तौर पर सब जानवर। यानी हर एक इंसान जो पैदा होता है वो इड के साथ पैदा होता है। इड, इड ग्रीड, इड नीड, इड जो हमारी आवश्यकता है, इड हमारा नेचुरल जो प्रैक्टिस है। नेचुरली हम सब जानवर, यानी बच्चा पैदा होता है, उसको सिखाया जाता है कि दूध पियो, पचर 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 पीना शुरू करता नहीं करता? क्या वो देखता है कि कहां टॉयलेट करना है? जिसके हाथ में दे दो उसी पे कर देगा। और उसके अगर वो मुंह में हर चीज मुंह में डालता है, अगर सांप मिल जाएगा सांप भी मुंह में डालेगा। यानी कि उसका अपना जो बेसिक इंटेंट है खाली उसी से ही वो प्रभावित होता है इनिशियली। लेकिन ऐसे जानवर तरह रहेगा तो क्या होगा? क्योस हो जाएगा ना सोसाइटी में। ऐसे रहेगा तो समाज चलेगा नहीं। ऐसे होगा सांप मुंह में डालेगा, सांप उसका मुंह खा लेगा। यानी उसकी सुरक्षा भी नहीं है, उसका डेवलपमेंट भी नहीं है। तो क्या किया जाता है? इसको रेगुलेट करने के लिए सोसाइटी धर्म और कानून का सहारा लेती है और सुपर ईगो जनरेट करती है। धर्म, प्रिंसिपल, सिद्धांत डेवलप होता है। अगर तुमने ये किया, गलत नजर से किसी को देखा, तो नरक में जाओगे, कढ़ाई में तले जाओगे। अगर तुमने इस प्रकार से इसका उल्लंघन किया तो
भगवान तुम्हें ये दंड देगा। अगर चप्पल पहनकर मंदिर में चले गए तो नरक में जाओगे। यानी हर वो चीज जो हमें करना पसंद है नेचुरली, लेकिन वो सोसाइटी के कलेक्टिव नॉर्म्स के अनुकूल नहीं है, उन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए सुपर लॉज बना दिए गए। अब ये तो बेसिक टेंडेंसी है, हम करते ही रहेंगे। मन में कुछ अच्छे और गंदे विचार आते ही रहेंगे, और गंदे विचार आए और यहां पर से कहते हैं नर्क में जाओगे, तले जाओगे, अब दिमाग टेंशन रहेगा ना, क्योंकि नेचुरल है, आना तो है ही है, लाजमी है, आना है ये, क्योंकि बायोलॉजिकली ड्रिवन है। सिगमंड फ्रॉइड कहता है यू हैव बीन ड्रिवन थ्रू सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। हर कोई व्यक्ति का जीवन ही सेक्सुअल इंस्टिंक्ट से चलता है। बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट जिसे न्यूरोट्रांसमीटर्स इन सब चीजें के रूप में दिखाया गया, उनसे प्रभावित होता है। तो ये तो हर किसी के मन में अगर सब तले जाने का, और सब तो पगला जाएंगे, यानी कि सभी की पर्सनालिटी फॉर्म हो जाएगी। तो क्या इसमें क्या होता है कि जो चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस, समाज, परिवार, हमारे दोस्त हमें बैलेंस करते हैं, सरकार के नियम हमें बैलेंस करते हैं, कानून हमें बैलेंस करते हैं। कैसे? वो ईगो जनरेट करते हैं हमारे। ईगो इज द रैशनल पर्सपेक्टिव, जो इसके और उसके बीच में एक नियम बनाता है। जिसने कहा चोरी किया, मन किया था चोरी करने, मान खाना बहुत अच्छा, खाना खा लिया चुरा के, ये कहता नर्क में जाओ। अब खाना खाने के बाद वो नर्क के उसे चिंता से मरे जाते। लेकिन इसने कहा चोरी करोगे तो ये कानूनी तौर पर उचित नहीं है, तार्किक नहीं है, इसके लिए आपने किसी का खाना मारा है, तो ऐसी स्थिति में आपको सजा मिलेगी। यानी तर्क है, यहां तर्क नहीं पता है हमको कि कढ़ाई में तला, खाली हमने इतना खाना खा लिया, कढ़ाई में तल दोगे हमको पता नहीं है। इससे क्या होता है कि दिमाग में आइडियलिज्म के कारण एक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, रैशनैलिटी डेवलप नहीं होती। तो ये क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल सिगमंड फ्रॉइड ने दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा है, मान लीजिए लेमैन एग्जांपल, कि एक मदर अपने बच्चे को स्कूल लेकर जाते हैं। स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, वहां पर मैम ने बच्चे की शिकायत करी कि पढ़ाई नहीं करता, ये अपना होमवर्क करके लेकर नहीं आता, और इतने पेरेंट के बीच में मम्मी को बोला कि जो है आप ध्यान दीजिए, आप मोबाइल पे कम और बच्चे पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। माँ को गुस्सा बहुत आया, लेकर बच्चे को बाहर निकले। बच्चे ने बाहर कहा मम्मी मम्मी गुब्बारा, एड दिखाया उसने, मम्मी गुब्बारा गुब्बारा। मम्मी ने एक तमाचा खींच कर लगाया, ले लो गुब्बारा। बच्चे को समझे कि मैंने ऐसा क्या मांग लिया, कितना बड़ा गुब्बारा मिल गया। बच्चा फिर ईट से परेशान, फिर कहा मम्मी मम्मी टॉफी चॉकलेट। मम्मी ने दोबारा भी गुब्बारा दे दिया। उसे समझ आया, जब पहला गुब्बारा मांगा था तो ठीक था, ये टॉफी मांगने पे गुब्बारा क्यों? बच्चा रैशनली कनेक्ट नहीं कर पाया, और मम्मी ने उसे उस गुस्से में यहां तमाचा मारा। और अब बच्चा घर गया, उसे लगा कि कुछ मांगने से कोई फायदा नहीं। घर में गया, पापा की जेब से 10 रुपया निकाला। क्यों? क्योंकि उसको याद था, पापा ने कहा बेटा सब कुछ तुम्हारे लिए तो कमा रहा हूं, सब कुछ तुम्हारा है, और जब कुछ मेरा है तो मैं ले लूंगा, भाई मेरा ही तो है। और 10 रुपया लेकर आया, आराम से गुब्बारा खरीदा, खाया, टॉफी चॉकलेट साथ में, थोड़ा गुब्बारा चॉकलेट खा के निपट के गया। आज मार भी नहीं पड़ी। अब उसे लग गया कि मांगने वांगने से कुछ मिलता मिलाता नहीं, एन केन प्रकारेण जैसे मिले वैसे ले लेना चाहिए। ऐसा बच्चा डिफॉर्म पर्सनालिटी के साथ डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि मांगने से कुछ नहीं मिलता, आप मांगोगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में वो जिस भी तरीके से मिले वैसा ले लेना चाहिए। ऐसा बच्चा चोरी भी करता है, ऐसा बच्चा फ्रॉड भी करता है, ऐसा बच्चा लाइफ में इसे गलत नहीं मानता। उसे लगता है भाई सरकार का, सार्वजनिक पब्लिक का माल है सरकार के पास, तो मैं भी तो पब्लिक का हिस्सा हूं, मेरा माल है, हम लेंगे इसको। और उसे चोरी करने में और घूस लेने में कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरा एग्जाम्पल फ्रॉइड ने दिया कि देखो अगर यही महिला बच्चे को लेकर निकली, बच्चे ने कहा मम्मी मम्मी गुब्बारा। अब मम्मी ने कहा देखो बेटा अभी अभी देखो मैम ने क्या किया, कहा है ना तुम होमवर्क करके नहीं आए, मैम ने कहा है कि तुम मेहनत नहीं करते हो, तुमको गुब्बारा दिलाएंगे, लेकिन पहले तुम घर चलोगे, घर चलकर पहले तुम खाना खाकर सो जाओगे, सोकर उठ के होमवर्क करोगे,
उसके बाद हम तुमको गुब्बारा दिलाएंगे। जब होमवर्क कर लोगे तब गुब्बारा मिलेगा। ठीक है, बच्चे ने फिर थोड़ा कहा मम्मी चॉकलेट टॉफी। मम्मी ने फिर कहा कि बेटा चॉकलेट टॉफी तो मैं हफ्ते में एक दिन मिलेगा। चॉकलेट टॉफी से क्या होता है, दांत खराब हो जाता है। दांत खराब हो जाता है और फिर आपका हेल्थ भी खराब हो जाता है, और ऐसे में फिर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। दांत खराब हो जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे, आपके दांत में दर्द होगा, फिर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो हफ्ते में एक दिन सैटरडे को तुम्हें चॉकलेट हम दिलाएंगे। ठीक है, बच्चा का चलो ठीक। घर गया बच्चा, बच्चा खाना खाया, खा के सो गया। उठ के कहा मम्मी गुब्बारा, आपने कहा था। मम्मी ने कहा ना, मैंने कहा था सोकर उठोगे फिर पढ़ाई करोगे फिर गुब्बारा मिलेगा। उसने पढ़ाई की, काम किया, अपना होमवर्क कंप्लीट किया। अब बोला मम्मी गुब्बारा। मम्मी ने गुब्बारे वाले को कॉल करके बुलाया, बच्चे को गुब्बारा दिलाया। बच्चा गया, फोड़ फाड़ के खेल खाल के आ गया। आकर फिर उसने शाम को बोला मम्मी चॉकलेट। मैंने क्या कहा था, हफ्ते में एक दिन सैटरडे। सैटरडे आया, बच्चे ने कहा मम्मी मम्मी चॉकलेट। मम्मी ने कहा ठीक है, आज सैटरडे, ठीक तो चॉकलेट दिला देते हैं। मम्मी ने चॉकलेट दिला दी। बच्चा खाकर फिर रात में सोने लगा। मम्मी कहा उठो उठो उठो, चलो पहले ब्रश करो। क्यों? क्योंकि चॉकलेट खाने से दांत में कीड़े लग सकते हैं, तुम ब्रश करो। अब ऐसे बच्चे को आप नॉर्मल दिनों में चॉकलेट खिला कर दिखा दीजिए तो नहीं, मम्मी ने मना किया कि दांत में कीड़े लग जाते हैं। लेकिन अगर मम्मी ने चॉकलेट खिलाने के बाद ब्रश ना कराया होता और मंडे तक कीड़ा ना लगता तो उसे लगता मम्मी झूठ बोलती। अगर मम्मी ने उसको उस दिन काम करने के बाद गुब्बारा ना दिलाया होता तो उसे लगता है कि वर्क और रिवॉर्ड का कोई रिलेशन। लेकिन उसने लर्न किया कि यू विल गेट रिवॉर्ड ओनली आफ्टर डूइंग सम वर्क। कुछ काम का ही रिवॉर्ड मिलेगा, फ्री में रिवॉर्ड नहीं मिलता। लाइफ में कुछ भी बिना हार्ड वर्क के प्राप्त नहीं होता। ये बच्चे ने लर्न किया। दिस इज द ईगो, डेवलपमेंट ऑफ रैशनैलिटी। तार्किकता का विकास ईगो कहलाता है। और सिगमंड फ्रायड कहते हैं कि जितने भी लोग डेवलप होते हैं वो इसी प्रक्रिया से होते हैं, कुछ सही कुछ गलत प्रक्रिया। जो मदर ये नहीं कर, या पेरेंट्स जो ये नहीं करते, उनके खुद के ईगो में प्रॉब्लम है, यानी उनके खुद की पर्सनालिटी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम, क्योंकि वो बच्चे के साथ किसी मुद्दे पर खुलकर बात करना अपने कल्चर के अगेंस्ट समझते हैं, और वो सोचते हैं आंख बंद कर लेंगे अंधेरा हो जाएगा, अगर हम इस मुद्दे पर से बात नहीं करेंगे तो बस मामला खत्म हो जाएगा। जबकि रियलिटी क्या है, यू हैव टू फेस ईच एंड एवरी सिचुएशन, सबको करना है। तो अगर पेरेंट्स उसके बारे में बात करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, सीधे इंटरेक्शन करेंगे, तो अपने बच्चों के दोस्त बन सकते हैं, और दोस्त बन के सुधार करना ज्यादा आसान होता है। और इसलिए, लेकिन ये सब लोग बन नहीं सकते, कहना आसान, बन नहीं सकते ड्यू टू देयर ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम। तो ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम और ये चीजें पर्सनालिटी के टाइप्स प्रभावित कर देना। कुछ लोग बहुत डोमिनेटिंग बनते हैं कि हाँ बच्चे डरेंगे तो डिसिप्लिन रहेंगे, जबकि डरा हुआ परिवार कभी डिसिप्लिन नहीं होता। जिस घर में बच्चे माँ बाप से डरते हैं उस घर के बच्चे सबसे बर्बाद बच्चे निकलते हैं। प्रैक्टिकली सबसे बर्बाद। कैसे? वो अपने माँ बाप के सामने कुछ भी डिस्क्लोज नहीं करते, बिल्कुल शांत गुड़िया या गुड्डा बन के रहता है, और जैसे ही पेरेंट्स की नजर से दूर होते हैं वैसे उनसे ज्यादा विध्वंसक कोई दूसरा नहीं होता, क्योंकि उनको आउटलेट कोई मिला ही नहीं कि अपनी चीजों को निकाल सके। तो वो जब निकलने का उनका मौका आता है ना, उस समय उनको कंट्रोल कर पाना इम्पॉसिबल होता है। ऐसे घरों में जहां पर किस प्रकार का कल्चर है, जहां बच्चे को कुछ अपना आजादी नहीं दी गई, जब उसे बाहर भेज दिया था पढ़ने के लिए, तो उस आजादी का जो बाउंडेशन वो तोड़ता है ना, वो किसी के बस की बात नहीं होता फिर रोक पाना। लेकिन जो शुरू से ही एक खुले उसमें एनवायरमेंट रहता है, उसे चाहे जहां भेज दोगे, एवरीवेयर सी और ही कैन कंट्रोल हिम और हिमसेल्फ, वो कंट्रोल कर सकता है। और ये बातें हमारे इस कम्युनिकेशन और डिसिप्लिन के चैनल में, या हम ये कहें कि ये जो प्रोसेस है, कम्युनिकेशन चैनल है, उनमें अगर इनकैलकेट कर दिया जाए, यानी डिसीजन लेने के पेरेंट्स को, यानी कि आजकल देखें तो चाइल्ड साइकोलॉजी नहीं, पेरेंट साइकोलॉजी भी पढ़ाई जाती है आपको। चाइल्ड रेयरिंग प्रैक्टिसेस का साइकोलॉजी में एक अलग चैप्टर है, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी पेरेंट्स को पढ़ाया जाता है कि बच्चों को समझिए, बच्चे जिद करते हैं तो क्यों कर रहे हैं, बच्चे किसी चीज को लेकर एग्रेसिव हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। आप बच्चा एग्रेसिव हुआ, 1.5 घंटा आपने जन्म दिया उसको,
ये कोई विकल्प नहीं है उसको। लड़की ने बेटे ने कोई गलती करी, लड़की ने कोई गलती की, तो ये उम्र है, गलती करेगा या करेगी। हाउ टू टैकल दिस प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट है। आप उसको 2 घंटे आप मार के कमरे में बंद कर दोगे और सोचोगे मामला सही हो जाएगा, इम्पॉसिबल। ये वही वाला होगा जब आपने गुब्बारा मांगा, उसे तमाचा मार दिया। आप उसे रीजन बताएंगे, आप बताएंगे बेटा क्यों गलत है, क्यों सही है, और उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझेंगे। क्योंकि जब आप कहते हो तो इमेच्योर है, तो ये जान लीजिए जो इमेच्योर है वो अपने आप को सबसे ज्यादा मेच्योर समझता है। और अगर आपने उसकी बात को नहीं सुना तो उसे लगेगा कि उसकी कोई वैल्यू आपकी नजर में नहीं है, इसलिए आपके किसी बात की वैल्यू वो नहीं करेगा। इसीलिए ये सारे फैक्टर्स हैं डिसीजन के। जब भी व्यक्तिगत या सरकारी या किसी भी प्रकार के सामाजिक निर्णयों को आप लेते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं। जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, डिसीजन लिया, मान लीजिए ये एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति के साथ में हमको किस प्रकार से व्यवहार करना है, इसके लिए डिसीजन लेना है। अब डिसीजन लेना तो हमारे पास इनके बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए ना, और ये जानकारी बिना कम्युनिकेशन के पॉसिबल नहीं है। अब अगर डिसीजन हम ले रहे हैं कि हमें इसके साथ कोई रिलेशन रखना है या नहीं, फॉर एग्जाम्पल सबकी लाइफ में कुछ डिसीजन लेने का मौका आता है, और सबसे नेचुरल सा है कि आपको शादी तो करनी, मैरिज का डिसीजन सबको लेना होता है। अगर आपको ये तय करना हो कि आपके पास फोटोज आई सिलेक्ट करने के लिए, इसमें लड़कों की लड़कियों की कोई शादी के लिए सिलेक्ट करने के लिए, तो शादी करने के लिए या मैरिज के लिए अगर पूछा जाए कि क्या क्या फैक्टर डिसीजन में आप देखेंगे, तो इस सबकी मेच्योरिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग होगा। क्योंकि अपनी समझ के अकॉर्डिंग ये, लेकिन क्या पेरेंट्स का ये होगा? नहीं। पेरेंट कास्ट क्या है, गोत्र क्या है, पीछे कितनी जमीनें हैं उसके, खानदान का कहीं कोई लफड़ा पड़ा तो नहीं था। द फैक्टर्स विल बी दैट। इनके लिए उसका एजुकेशन, उसका कैरियर और लुक, ये इंपॉर्टेंट। लेकिन यहीं जब एज थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, लुक विल बी सेकेंडरी। उसका अंडरस्टैंडिंग इनके लिए मायने रखेगा, उसका जॉब मायने रखेगा, उसका बैकग्राउंड मायने रखेगा, अगर ये मेच्योर हो जाए कि एजुकेटेड है या नहीं। हो सकता पेरेंट्स के लिए एजुकेटेड होना उतना मायने, अगर ट्रेडिशनल फैमिली है तो एजुकेटेड होना माने, लेकिन जमींदार है कि नहीं, उसके पीछे 500 एकड़ जमीन है कि नहीं, दबंग है कि नहीं, उसके लिए मायने रखेगा। यहां पर आप देख सकते हैं कि डिसीजंस पर उम्र का असर भी है। इनकी उम्र कम है, शी इज नॉट रेडी टू टेक डिसीजन लेने की इच्छा नहीं। यानी कि डिसीजन को कितने सारे फैक्टर प्रभावित करते हैं। आपके डिसीजन के फैक्टर से आपके पर्सनालिटी के डायमेंशंस पता चलते हैं। आप देख रहे हैं सबके फैक्टर अलग अलग है, और वो फैक्टर्स की पर्सनालिटी ट्रेट को दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मेरे से अब कोई प्यार से आए तो प्यार से मेरी जान भी ले, लेकिन अगर किसी ने एग्रेशन दिखाकर या कहीं से भी किसी फॉर्म में, मेरे बच्चों को छोड़कर अगर कोई मेरे से एग्रेसिव बात करके सोचे कि कुछ करवा देगा, तो इम्पॉसिबल। अगर कोई आता है कहता है कि घर में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसा है, मैं कभी फीस की बात ही नहीं करता, ठीक है आप आके पढ़ो। लेकिन अगर कोई लेकर आया कि मंत्री जी का फोन है या इनका, तो उसको तो पहले एंट्री नहीं देता, देता हूं तो एक भी चौनी कम नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सिर्फ पेरेंट्स मायने रखता है। वो आएंगे, वो कह देंगे उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आई कैन एक्सेप्ट। लेकिन यानी कि मेरी पर्सनालिटी का एक प्रॉब्लम है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मेरी पर्सनालिटी में अगर किसी प्रकार से, तो डोमिनेंस भले ही सही, लेकिन गलत चीज को एक्सेप्ट करने की कहीं से भी कोई गुंजाइश नहीं। ये सबके अंदर होता है, लेकिन किसी के अंदर एडजस्टेबिलिटी इस मामले में होती है, किसी के अंदर एडजस्टेबिलिटी नहीं होती। यही डिसीजंस अभी आप देखिएगा अलग अलग टाइप्स के बन जाते हैं, अलग, जिसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स। आपके लिए स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स अलग हैं, हमारे लिए स्ट्रैटेजिक फैक्टर अलग हैं, इनके लिए स्ट्रैटेजिक फैक्टर अलग है। लेकिन वो डिसीजंस आपकी लाइफ को जब प्रभावित करते हैं, तो विश्वास मानिए जो कंक्लूजन होता है वो लगभग सही होता है। यानी अगर कोई चीज मेरे लिए खराब है तो आपके लिए भी खराब ही होगी, भले ही मैंने उसको स्ट्रैटेजिक नहीं माना था या आपने स्ट्रैटेजिक नहीं माना था। लेकिन अगर एग्रेशन खराब है तो भले ही आपने डिसीजन लेते समय एग्रेशन को कंसीडर नहीं किया, लेकिन म्यूचुअली अफेक्ट करेगा, जितना आपको उतना ही हमको। यानी कि अगर मैं वैसा डिसीजन लूंगा तो जो एग्रेसिव व्यक्ति है
वो मेरी लाइफ को नरक बनाएगा, और अगर आप डिसीजन लोगे तो एग्रेसिव व्यक्ति आपकी लाइफ को नरक बनाएगा। यानी कि भले मैंने उसको कंसिडर नहीं किया था, अरे एग्रेसिवनेस के, लेकिन वो अगर है किसी के अंदर तो इंपैक्ट डालेगा। ठीक है, अगर आपको 3 लोगों का आपके पास आता है, प्रपोजल आता है, और 3 लोगों में एक व्यक्ति ऐसा है जो कि बहुत हाई सैलरी, गवर्नमेंट ऑफिसर और एक अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा है, दूसरा व्यक्ति एक पुअर फैमिली से बिलोंग कर रहा है, साथ ही साथ एक बेहतर एजुकेटेड और बहुत ही धीर गंभीर है और बहुत ही शांत स्वभाव का है। ही इज वेरी डिसिप्लिन्ड एंड वेरी, जिसे कहते हैं वेल मैनर्ड, लेकिन उसके पास सरकारी नौकरी नहीं है। डिसीजन आपके लिए है कि अगर कोई 2 विकल्प आपके पास ऐसे आते हैं, एक विकल्प में आपके अकॉर्डिंग बहुत ही स्मार्ट, हाईली क्वालिफाइड और एक बेहतर कैरियर के साथ व्यक्ति, एक अच्छे बैकग्राउंड का, जो थोड़ा सा अपने नेचर में एग्रेसिव और एडमेंट है, मतलब कि थोड़ा सा प्राउडी है, ड्यू टू देयर जॉब, ड्यू टू फैमिली बैकग्राउंड, हो सकता है किसी कारण से। एक वो जो गरीब बैकग्राउंड से आ रहा है, बहुत देखने में बहुत अच्छा, बहुत हाई नहीं, मीडियम क्लास का देखने में है, लेकिन बहुत ही शांत और बहुत ही गंभीर और बहुत ही वेल मैनर्ड है, और नौकरी भी उसके पास सरकारी नहीं, प्राइवेट नौकरी। तो आपका सिलेक्शन कौन होगा, पहला वाला या दूसरा वाला? सेकंड, जो गंभीर है, प्राइवेट नौकरी को कर रहा है और गरीब परिवार से आ रहा है, लेकिन शांत, धीर, गंभीर है। ठीक है, इनके लिए वो पहला वाला है। तो ये दर्शा रहा है कि इनका जो फैक्टर्स है, जो सिलेक्ट किया था, ये उसी के अकॉर्डिंग है, यानी जो इनके फैक्टर्स है वो रियल। लेकिन 99% में लोग पहले वाले को सिलेक्ट करेंगे। 99.99% केसेस में पहला वाला प्रैक्टिकल माना जाता है। प्रैक्टिकल क्यों माना जाता है पहला वाला? क्यों? क्योंकि हाईली एजुकेटेड, सरकारी नौकरी, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड और थोड़ा सा इगोइस्ट। अब इगोइस्ट वो नहीं है, जो उसका कैरियर है ना, उस कैरियर ने उसे इगोइस्ट बनाया है। लेकिन चूंकि आप मैच्योर हैं, आपको उसके कैरियर और इतना हाई फाई लाइफ इन सबसे मतलब नहीं, इसलिए आपने किसको सिलेक्ट किया? दूसरे वाले को। लेकिन जिसको ग्लैमर चाहिए, जो सपना देखता है कोई आए सलूट मारे मैडम मैडम, उसको अगर सुबह शाम 2 बार वो डांटेगा ना, तो भी वो उसको उसी को सिलेक्ट करेगा। वो कौन होगा? इमैच्योर डिसीजन मेकर। 99.99% इमैच्योर डिसीजन मेकर किसको लेंगे? वही पहले वाले, क्योंकि उसी के लिए माँ बाप भी हाँ कहेंगे, क्योंकि उनका ये मानना होगा कि जो गरीब है, प्राइवेट, क्योंकि नौकरी का कोई भरोसा नहीं, आज प्राइवेट नौकरी कल ना रहे तो धीर गंभीर लेकर चाटोगे क्या उसको? लाइफ कैसे चलेगी? यानी कि दोस्ती करने के लिए और लाइफ चलाने के लिए भी डिसीजन अलग अलग होते हैं। अगर लाइफ चलाना है तो आप सर्टेनिटी देखते हैं, परमानेंसी, ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, मैं आगे आपको बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी थ्योरी है, जेमेट्रिक थ्योरी, जहां पर के आदमी सर्टेनिटी से अनसर्टेनिटी तरफ जाने के लिए कोई डिसीजन नहीं लेता, अनसर्टेनिटी से सर्टेनिटी की ओर जाने के लिए डिसीजन लेता है, प्रोबेबिलिटी के कंडीशन में कि कितना इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर आपने सेकंड वाला डिसीजन लिया है तो कहा जाएगा यू आर द रिस्क टेकर। 3 तरह के लोग होते हैं, रिस्क टेकर, रिस्क अवॉइडर और रिस्क को कंप्लीटली नेग्लेक्ट करने वाले लोग। ठीक है, तीनों में अंतर क्या है बताऊंगा आगे। लेकिन आप रिस्क टेकर हैं, आप अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करेंगे, रिस्क ले लेंगे। ठीक है, ये दर्शा रहा है कि अगर इन्होंने जो पहले एक्सप्लेन किया ये बिल्कुल उसके अनुरूप डिसीजन है। लेकिन अगर उन्होंने कहा था कि पहले वाले को ले लेंगे तो ठीक है, ये सब चीजें अच्छी बैकग्राउंड है, अच्छा ये है, तो मतलब कि इनका जो फैक्टर्स है वो फैक्टर्स रियल नहीं। हाईली क्वालिफाइड लोग क्या वेल मैनर्ड होते हैं? अकॉर्डिंग टू जो क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है, उसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेट्रो सिटीज में 93% केसेस हाईली क्वालिफाइड कॉर्पोरेट डिवीजन में हुए हैं, जहां डोमेस्टिक वायलेंस, एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल अफेयर्स, जो अल्कोहलिज्म, इन सब का 90%, 93% मामला ऐसे घरों में आया, जहां पर हाईली क्वालिफाइड विदेश से पढ़े हुए
जो क्वालिफाइड प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं उन्होंने इस प्रकार के क्राइम या अपराध में लिप्त पाए गए, जो हाईली क्वालिफाइड। हाई क्वालिफिकेशन इज नॉट द गारंटी ऑफ कामनेस। हाई क्वालिफिकेशन ईगो जनरेट करता है, ईगो, और वो रिस्पेक्ट देगा आपको, इट इज इम्पॉसिबल, जब तक कि वो आपके भाग्य में ही ना हो। क्योंकि आप अगर उतना एजुकेटेड नहीं है उसके बराबर कॉर्पोरेट में चलने लायक, तो आपके लिए आप घर में काम करने वाली बन जाएंगे, सिर्फ सिर्फ इतनी औकात आपकी रहेगी। तो यहां पर इमेच्योर डिसीजन दिखा रहा है साइमन के अकॉर्डिंग। जो ग्रेजुएट है सिर्फ वो मैनर्ड ना हो। आपके पिता शायद ग्रेजुएट ही हो, खाली हमारे पिता खाली ग्रेजुएट ही थे, लेकिन मदर को उस तरीके से रखते हैं जैसे कि शी इज द ओनर ऑफ एवरीथिंग, वो हर चीज के लिए ओनर है। तो यहां पर जब दो खाली पॉइंट दिए गए और बाकी चीजें हटा दी गई, तो यहां पर आपके डिसीजन का स्ट्रेटेजिक फैक्टर क्वालिफिकेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां पर लाइफ की स्टेबिलिटी होनी चाहिए। क्योंकि बाकी चीजें साइलेंट की गई हैं, बाकी जब आ जाएंगे तब तो आप हो सकता है डिसीजन बदल जाए, लेकिन इन दोनों में से अगर एक को सिलेक्ट करना है तो कम से कम क्वालिफाइड व्यक्ति इज्जत देगा, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्वालिफाइड व्यक्ति कभी आपको इज्जत नहीं देता, वेल मैनर्ड और वैल्यू बेस्ड व्यक्ति आपको इज्जत देता है, संस्कारों वाला व्यक्ति इज्जत देता है। पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी किसी को इज्जत नहीं देता, पढ़ा लिखा व्यक्ति इगोइस्ट होता है, हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ। लेकिन जब संस्कार जुड़ जाते हैं उसके पढ़ाई से, तब वो इज्जत देता है, नहीं तो वो बाकी सबको अपने नीचे समझता है, जिसको हाईली क्वालिफाइड हो जाता है। आपके घर में कोई हाईली क्वालिफाइड आपका भाई हो जाए या कोई भी हो जाए, तो वो अपने मम्मी पापा को ही इज्जत देगा, बाकी जो मिलने जुलने आएंगे ना उनको सबको मानेगा कीड़े मकोड़े, वो इस प्रकार से ट्रीट करेगा। ये अगर माँ बाप ने संस्कार या चाइल्ड रेयरिंग में सबका पैर छूना सब चीज नहीं सिखाया है, तो एक बार वो उस लेवल पे आ जाए, बाकी सब रिश्तेदार जो आएंगे तो इससे मिलना पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका अब लेवल और उसका जो सोसाइटी है वो अलग हो चुकी है। हाईली एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर मतलब टेक्निकल एजुकेशन, यानी एमबीए टेक्निकल एजुकेशन, अब वो क्या हो जाए उसकी एक अलग सोसाइटी, ऐसे में आपको इज्जत देगा। इसलिए आप ये सिलेक्ट करें, दिस इज रॉन्ग डिसीजन। क्योंकि इसलिए बाकी चीजें साइलेंट की गई, खाली दो चीजें की गई कि एक नॉर्मल ग्रेजुएशन के साथ एक ऐसा व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि हाई क्वालिफिकेशन के साथ आपका प्राइवेट सेक्टर में है। यहां पर सिर्फ आपके डिसीजंस के वैल्यूज को जस्टिफाई करने के लिए ये आपको केस दिया गया। हो सकता है आपका कि भाई ठीक है प्राइवेट सेक्टर में ग्लैमर है वहां पे कर सकते हैं, लेकिन अगर इज्जत के लिए दे रहे हैं कि रिस्पेक्ट करेगा, देन इज रॉन्ग डिसीजन। ग्लैमर के लिए, क्योंकि सरकारी में कौन सा ग्लैमर होगा, रोज ऑफिस जाएगा आएगा जाओ घर में बैठ के हाउस वाइफ की तरह बैठी रहो। प्राइवेट सेक्टर में रहेगा तो स्किल होगा अपना बिजनेस कर सकता है, बड़ा सा वो कर सकता है, लेकिन इज्जत देगा इसलिए करेंगे, इट इज नॉट द राइट डिसीजन। वहां पे आप कह सकते हो कि अच्छा कैरियर हो सकता है, वहां पे तो उतने पे रह जाएगा, क्लर्क रहेगा, आदि क्या हो सेक्शन ऑफिसर बन जाएगा। और ये गलत नहीं है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो गलत नहीं, सबको अपना कैरियर सोचने का और अपना वही सोचने का अधिकार है। तो इसमें अगर कंपेयर करोगे कि हाँ वो प्राइवेट सेक्टर का तो कॉर्पोरेट में रहेगा, कुछ इज्जत उज्जत कमाने का मतलब नहीं है, बस मायने इतना है कि वो वहां रहेगा, उतना मेरे लिए काफी कि अच्छा सा स्कोप रहेगा। लेकिन अगर हाईली क्वालिफाइड व्यक्ति हमको रिस्पेक्ट करेगा, तो एजुकेटेड व्यक्ति जो होता है, अगर मान लीजिए 12th भी है और अगर उसके पास अपने एजुकेशन में जो बेसिक वैल्यूज हैं वो निहित हैं, तो इज्जत देगा, ठीक है, सम्मान करेगा। और इस वजह से यहां पर जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स को स्ट्रेटेजिक फैक्टर ये माना नहीं जाए। अभी आप देखिएगा आएगा टॉपिक में सारी बातें वैसे आएंगी। कैसे? अभी तो मैंने खाली आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए ऐसा आपको बताया। अब हम देखेंगे कि कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग इसके मॉडल्स में सब बातें आती कहां से, साइकोलॉजी का और डिसीजन मेकिंग का कनेक्शन क्या है, और आखिर में कोई भी व्यक्ति जो डिसीजन लेता है तो डिसीजन लेने के संदर्भ में उसके ऊपर एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट कितना होता है, जिस सिचुएशन में वो जन्म लेता है या जिस परिस्थिति में वो डेवलप होता है, क्या उसका भी इम्पैक्ट होता है उसके डिसीजन के ऊपर, या उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जिस कॉन्टेक्स्ट में डिसीजन ले रहा है उस कॉन्टेक्स्ट का कितना उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है। आपको डिसीजन सिविल सेवा के कॉन्टेक्स्ट में लेना है तो आप अपने व्यक्तिगत चीजों को उस पर लागू नहीं कर सकते, बिकॉज कॉन्टेक्स्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब सिविल सेवा में लो, सिविल सेवा के नियमों से लेना पड़ेगा ना,
वहां पे आपकी पर्सनल कोई चीज काम नहीं करेगी। लेकिन अगर आपको सोशल डिसीजन लेना है, सामाजिक, तो सामाजिक मूल्यों को नजरअंदाज करके आप डिसीजन नहीं ले सकते। अगर मान लिया आपसे पूछा जाएगा कि आप बताइए कास्ट रिलीजन को फोकस करोगे शादी करते समय, तो रियल डिसीजन वो है कि आप कहोगे हाँ करेंगे। क्यों? क्योंकि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो वहां पर कास्ट और रिलीजन को फॉलो करना पड़ेगा। आइडियली ये सब फॉलो नहीं करना चाहिए। आइडियली धर्म जाति मायने नहीं रखता, अच्छी लड़की मिले, अच्छा पढ़ी लिखी और एजुकेटेड लड़की मिले, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन ये कैसे लेना चाहिए ये हो जाएगा आइडियल। प्रैक्टिकली आप कैसे लेते हैं, उसका जाति भी, उसका धर्म भी, उसका बैकग्राउंड भी, कहां को बिलोंग करते हैं ये लोग, इनका बैकग्राउंड क्या है, ये सब चीजें देखने के बाद डिसीजन लिया जाता है। इसी से क्या होता है, डिसीजन पूरी तरीके से बेस्ट हो नहीं पाता, सेटिस्फाइसिंग हो जाता है। हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि ये सब रियल में लोगों को फॉलो करना पड़ता है। अब कल्चर देखोगे, अब आप इकोनॉमिक दहेज देखोगे, आप बाकी चीज देखोगे, तो फिर आपको समझौता भी तो करना पड़ेगा, फिर आपको सेटिस्फाइसिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सारे फैक्टर शून्य हो तो आदमी के लिए बेस्ट क्या है, जाति धर्म सब बेकार। जो सर्वोत्तम लेवल पर लड़की हो उसको सिलेक्ट करिए शादी के लिए। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली तो नहीं कर पाओगे ना। क्यों? क्योंकि फैमिली में रहते हो, माँ बाप के साथ रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, आपका अपना एक एजुकेशन लिमिटेशंस है, आपके इकोनॉमिक लिमिटेशंस है, सबको देखोगे। आप माता पिता, मान लिया आप किसी माता पिता को मानेंगे, लेकिन आप जो डिसीजन लोगे ये देख कर लोगे कि आपके समाज में एक्सेप्टेड है या नहीं, ये करना पड़ेगा। और साइमन कहते हैं दीज आर द फैक्टर्स विच लिमिट्स द rationality of any decision, and that's why he gave the concept of bounded rationality. And on the basis of bounded rationality, best decision cannot be taken. He said that no person can take the best decision because his rationality, the rationality of decision maker is bounded by multiple factors: social, economic, political, religious, environmental, personal, intellectual, बहुत सारे फैक्टर से प्रभावित होता है। इसी वजह से वो सेटिस्फाइसिंग डिसीजन लेता है, उसकी मिनिमम नीड और रिक्वायरमेंट जिससे पूरी हो जाती है उसी को एक्सेप्ट कर लेता है। वो बेस्ट के लिए नहीं जाता। उसके पास 4 ही ऑप्शन आए हुए, 4 ऑप्शन जो उसको ठीक लगता है वो करे, क्योंकि टाइम का लिमिटेशन है। क्या 50 साल तक बैठे रहेंगे शादी करने के लिए? भाई हमारे पास 1 साल, अगले साल तक शादी हमें करनी, अब 1 साल के अंदर जितने हमको मिलेंगे उसी में तो हमको चूज करना पड़ेगा। और इसलिए साइमन कहते हैं कि डिसीजंस इज टेकन इन दिस वे। अब इसको बढ़िया कैसे बना सकते हो? कई लिमिटेशन को जितना लिमिटेड कर दोगे उतना ही डिसीजन बढ़िया हो जाएगा। कल्चरल चीजों को जितना मिनिमाइज कर दोगे उतना डिसीजन अच्छा हो जाएगा। आप टाइम जोन में मैक्सिमम विकल्प अपने पास मंगा लोगे तो अच्छा हो जाएगा। यानी ऑनलाइन दे दो, ऑनलाइन आपने मैट्रिमोनियल पे दे दिया, आपके पास हजारों लड़कियों का आ जाएगा या लड़कों का आ जाएगा, चूज कर लीजिए उसमें से। लेकिन आप देखोगे चाचा जी लेकर आएंगे रिश्ता, वो लेकर आएंगे, वो तब तो 3-4 लेकर आएंगे, आप 3-4 में से करो जो भी आपको चूज करना है, यानी लिमिटेड। यानी कि अगर हम इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने डिसीजंस को इंप्रूव करें तो साइमन कहते हैं कि डिसीजन बेहतर हो सकते हैं। यानी डिसीजंस अपने आप में नेचुरली कुछ लिमिटेशंस के अंतर्गत लिए जाते हैं। हाँ, उनमें जो लोग पढ़े लिखे होते हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाते हैं, वो अपने डिसीजंस को थोड़ा ज्यादा बेहतर बना लेते हैं, उसका इम्पैक्ट और ज्यादा बेहतर हो जाता है। हालांकि उनका कहना है कि समय के साथ, मैच्योरिटी के बढ़ने के साथ कोई भी डिसीजन इंप्रूव होता है। जैसे जैसे आप मेच्योर होते जाते हैं, अनुभव मिलता जाता है, वैसे ही निर्णय की क्वालिटी बढ़ती चली जाती है। ये किसका कहना है? साइमन का कहना है। साइमन कहते हैं लेकिन ऐसा है कि ये सब पता कैसे चलेगा? कम्युनिकेशन अगर आपको नहीं आता, कम्युनिकेशन, आप जानते हैं बहुत लोग अपनी बातें बहुत आसानी से कह देते हैं। बहुत आसानी से कहने का मतलब कविता के माध्यम से या किसी चीज की फीलिंग जो उनकी है वो किसी न किसी शब्दावली में कह देता है। यानी कम्युनिकेशन का उनके पास इतना बेहतर इस्तेमाल होता है, यानी दे आर हाईली एफिशिएंट कम्युनिकेटर। अब वो ऐसे में अपनी बातें बहुत ही इफेक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंचा देता है। यानी कम्युनिकेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के तो कई फॉर्म हो सकते हैं।
एक फॉर्म होता है जैसे कि हम वर्बल कम्युनिकेशन करें, एक नॉन वर्बल होता है। नॉन वर्बल क्या होता है? हम बोले ना, हमारा बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज मतलब आई टू आई कॉन्टैक्ट। आई टू आई कॉन्टैक्ट क्या दर्शाता है? इसकी एक मीनिंग है। अगर मान लिया आप किसी से बात करते समय नजर नीचे करके बात करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन की कोई इंपॉर्टेंस, कोई इफेक्टिवनेस नहीं है। आप बात करते समय आई टू आई कॉन्टैक्ट के साथ बात करते हैं, लेकिन आप घुसे पड़े आंख में तो भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं। यानी कि आप कैसे, कितनी देर के लिए आई टू आई कॉन्टैक्ट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद, 4 से 5 सेकंड के बाद इसे ग्लेयरिंग कहते हैं, आई टू आई कॉन्टैक्ट नहीं कहते। ठीक है, अब आप नियम पढ़ के गए कि आई टू आई कॉन्टैक्ट करके बात करें, अब ये आई कॉन्टैक्ट घुसे पड़े आई टू आई कॉन्टैक्ट में, दिस इज द नेगेटिव रिजल्ट ये देगा। तो यानी कि कम्युनिकेशन के जो लैंग्वेजेस हैं वो फॉर्मल भी हैं और इनफॉर्मल भी हैं। हमें अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन का अगर राइट इस्तेमाल करना आता है, यानी कि इसके मेथोडोलॉजीज का, इसके प्रिंसिपल्स का, इसके टाइप्स का हमें इस्तेमाल करना आता है, तो वी आर द पीपल विद हाई इंटरपर्सनल स्किल। हम लोग अंतर व्यक्तिक क्षमता के मालिक माने जाते हैं। यानी कि अ गुड कम्युनिकेटर कौन होता है? अ गुड कम्युनिकेटर is a communicator is a person who can share his emotions with the intended form। यानी कि मैं जो कहना चाहता हूं वो आप समझ जाए, चाहे मैं बोलकर बताऊं, चाहे मैं आंखों से बताऊं, चाहे मैं बॉडी लैंग्वेज से बताऊं। यस, कम्युनिकेशन refers a behavioral process which is involved in the sharing of ideas, emotions and feelings between two or more than two people। However, the basic essence of the communication is understanding। यानी संचार दो या दो से अधिक लोगों के बीच भावनाओं, सूचनाओं, संवेदनाओं के आदान प्रदान की एक प्रक्रिया। लेकिन इसका जो बेसिक एसेंस है, इसका जो मूल आशय है, वो आपसी समझ में निहित है। आपसी समझ में, मैंने आपसे कुछ बोला, मैंने ऐसे ऐसे कहा और आपको गुस्सा आ गया, मैंने ऐसे कहा कि हाँ और बताओ, यानी आप समझ ही नहीं पाए मैंने ऐसे ऐसे क्यों किया, तो मतलब अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। मैंने इनसे कहा अभी हंस रहे, मैंने जर्मन में बोला कि कैसी हो, ये हंस रहे, ये मैंने जर्मन बोला है, जर्मन में आप हंस दिए, आपको समझ ही नहीं आया, कम्युनिकेशन नहीं हुआ। ये खाली हमने बोला, कम्युनिकेशन नहीं। हमने देखा इनसे बात करें और इनको ऐसे बोला शांत रहो, लेकिन मेरे आंख मार कर, ये सर ने मुझे आंख मार दी सर ने, अब ये क्या हुआ, यानी कि मिसअंडरस्टैंड, हम इनको चुप कराने, यानी कि जो मीनिंग है ब्लिंकिंग ऑफ आई का इनके समझ में नहीं, जबकि आई ब्लिंक करने का मतलब है स्टॉप, रुक जाओ। और ऐसे 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 आई ब्लिंक करने के, पागल आदमी ऐसे करता ना तो पागल है क्या? किसी को देखा ऐसे ऐसे करो, आदमी पागल मानेगा या कहेगा कोई प्रॉब्लम है इसमें। यानी कि जो आपके बॉडी लैंग्वेजेस हैं उसकी अलग अलग मीनिंग है, और अगर आपको ये लगता है कि आपकी मीनिंग को नहीं समझ पाएगा तो डोंट यूज दैट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि फॉर्मल मेथड इस्तेमाल करो फिर। हालांकि अगर आप इनफॉर्मल मेथड को इस्तेमाल कर सको तो कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव हो जाता है, बहुत इफेक्टिव हो जाता है। यानी बॉडी लैंग्वेज, एक खड़े हो जाए ऐसे और ऐसे करके बोलना शुरू कर दे तो सब लोग हंसेंगे, लेकिन बॉडी लैंग्वेज के साथ जब आप कोई बात कहते हैं तो उसकी एक मीनिंग निकल कर आती है, क्योंकि आपका पूरे के पूरे जो सेंसेस है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाता है। टाइमिंग ऑफ कम्युनिकेशन या जो स्पैन ऑफ कम्युनिकेशन, कोई व्यक्ति खूब बोलता है, क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोलता है तो क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि वो कोई जवाब ही नहीं देता और ना ही किसी चीज पे उसका कोई रिस्पॉन्स होता है, तो इरिटेट हो जाते हैं कुछ समय के बाद। लेकिन कोई इतना बोले, बोलता ही चला जाए, तो भी इरिटेट हो जाते हैं आप। और ऐसा आपका जो आ गया चाटेगा बैठकर दुनिया भर, दिमाग खराब करेगा भी आदमी ये करके, फिर उसकी कम्युनिकेशन की चाहे जितनी अच्छी एबिलिटी, लेकिन अगर वो ये नहीं जानता वेयर टू स्टॉप, रुकना कहाँ है, तो नेचुरल सी बात है वो नेगेटिव कम्युनिकेटर के रूप में आइडेंटिफाई कर दिया जाए। ऑलवेज अ गुड कम्युनिकेटर इज आसाराम बापू। मतलब कहने का मतलब ये जो
बोलने बोलने वाले सब कथावाचक होते हैं, ये लोग कौन होते हैं? दे आर नॉट सेंट, वो संत नहीं, दे आर पर्सन विद हाई इंटरपर्सन स्किल, वो अंतर्वैयक्तिक क्षमता के लोग होते हैं। वो फेस जान के समझ जाते हैं, देख कर समझ जाते हैं कि क्यों भाई उनके समागम में अगर बूढ़े लोग आए मतलब परिवार की जिम्मेदारियों से मुक्त है या बहू से परेशान। दूसरा, अगर लेडी आई यंग तो इस उम्र में समागम, इसका मतलब घर से त्रस्त है, यानी अपनी लाइफ, अगर लड़की है तो अपनी व्यक्तिगत लाइफ से त्रस्त है, इसका मतलब कहीं पे कुछ हुआ होगा, किसी तरीके का ब्रेकअप हुआ होगा। या अगर वो लेडी है, महिला है, तो उसका कुछ अलग तरीके का यानी फैमिली के माहौल से संतुष्ट नहीं होगी। ये सब बेसिक इंटेंट इंफॉर्मेशन उनको वहां के बैठे जेंट्री के जनाने की है, यानी डेमोग्राफिक डिवीजन से मिल जाता है। नाउ दे स्टार्ट, तो सबको सेटिस्फाई करना होता है, सबको सेटिस्फाई करते हैं कि दुख सुख जीवन में आते रहते हैं। क्या प्राप्त करोगे आप? परेशान होकर, आप परेशान होगे, आप पूरी तरीके से चिंता से डूबे रहोगे तो क्या कुछ कर लोगे? नहीं कर पाओगे। चिंता को चिता में झोंक दो और ये जान लो कि आपके लिए दुख और सुख कुछ नहीं है, दे आर द टू इंपल्सेस। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ देखोगे तो दुख भी आपको अपॉर्चुनिटी लगेगी। अगर किसी तरीके से कोई आपके साथ नेगेटिव करता है तो अगर पॉजिटिव देखोगे तो आपको लगेगा अपॉर्चुनिटी टू चूज द राइट पर्सन इन योर लाइफ। ये बहुत अच्छा किया इसने, हमको पता चल गया कि हमें इसको यहां से बाहर करना। डिसीजन लेने का मौका देता है नेगेटिव इंपल्सेस इन योर लाइफ। अब उन्होंने ऐसे समझा दिया, बोला हाँ यार तुम फालतू में परेशान हो रहे थे, दुख सुख जीवन में आएगा और आता रहेगा। ये एक ऐसा अवसर देता है, दुख सुख सफलता असफलता प्यार नफरत, नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी स्थायी नहीं है। और अगर स्थायी नहीं है तो चिंता क्यों करते हैं, क्योंकि समय के साथ ये बदल जाएगा। और जब इस प्रकार के किसी भी कम, क्या आप जानते नहीं, आप भी जानते हैं, लेकिन उनके बताने का तरीका और उस मोमेंट पर बताने का तरीका जब आप उलझन में हैं, दे गिव्स यू द रीजन टू टेक अ डिसीजन। यानी कम्युनिकेशन अपने आप में बहुत प्रकार, परसुएसिव कम्युनिकेशन सुना है? परसुएसिव कम्युनिकेशन नहीं सुना? आप टीवी में ऐड देखते हैं, पहले बहुत पहले एक ऐड आता था, उसमें देखते इतना इतना बड़ा बर्तन लेके दो औरतें बैठी रहती थी, है ना, बर्तन साफ करती थी, एक माइक लेकर उसमें भारत न्यूज करके लिखा रहता था, लाता था, हाँ आप बर्तन साफ करें, आप बर्तन लेके बैठे, हाँ चलिए शुरू करिए, आप भी शुरू करिए। इन्होंने बर्तन साफ करना शुरू किया, आइए देखते देखते, इधर गया इधर गया, अरे ये क्या हुआ, हाथ खराब हो गया, ये तो बर्तन खराब हो गया, सारा बर्तन खराब। ये देखे, अरे बर्तन तो चमक रहा है, ये देखो जो शीशे जैसा चमक रहा है, हाथ, अरे हाथ तो कोमल फूल जैसे हैं। क्या है ये? विम बार, विम बार देता नहीं ऐसे, ऐसे देता था। अब उसने किसी भी उसको खराब किया, अरे ये तो देखो हाथ खराब हो गया इनका, मतलब वो बेकार साबुन है, लेकिन इनका हाथ चमक रहा है फूल जैसा, और शीशे जैसा बर्तन भी चमक रहा है। क्या है ये? विम बार। यानी कि विम बार के अलावा किसी से हाथ फूल जैसा चमकेगा, और विम बार के अलावा किसी से भी बर्तन आपका शीशे जैसा चमकेगा नहीं। बिना किसी को गलत कहे हुए, नाम लिए हुए, इन्होंने दूसरे को हाईलाइट कर दिया। इसे परसुएसिव कम्युनिकेशन कहते हैं। ये किसी भी मैनेजमेंट में चलता है। आप हमारे पास आइए, मैं अगर दूसरे इंस्टीट्यूशन की बुराई तो पहले नजर में मैं उतर जाऊंगा नीचे। किसी इंस्टीट्यूशन जाइए, वो कह रहे साइज तो खराब, ये है वो है, आप वहां पर एडमिशन रेस मिले ना लें, लेकिन उनके यहां तो नहीं लेंगे, क्योंकि जिसके पास अपने लिए बताने के लिए कुछ नहीं है वो दूसरों की बातें करता है। तो इसलिए आप किसी लाइन को मिटाने की कोशिश मत करिए, उसके सामने बड़ी लाइन कीजिए, व्हाई यू आर बेटर, दिस इज परसुएसिव कम्युनिकेशन। और ये किसी भी कॉर्पोरेट, किसी भी घर में, आप अपने घर में हैं, शादी के बाद या शादी के पहले कभी भी आप ये हैं, और अगर आप हर बात पे बोले तुम बेकार है, तुमने गलत काम किया, तुमने, बल्कि गलत नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर इसको हम ऐसे भी करें तो भी ठीक है, तुमने बहुत अच्छा किया। कहीं पे जाते हो जहां पर भी डिस्कशन डिबेट चल रहा होता है, वहां पर अगर किसी को आप उठकर क्रिटिसाइज करना चाहते हो, कहते तुम तो बिल्कुल दो कौड़ी की बात किया, ऐसा नहीं कहते ना, बोलते हैं हमारे दोस्त ने ये बातें कही, अच्छी बात कही, और ये वास्तव में
चिंतनीय है, सोचने योग्य है, लेकिन मैं अपने प्रिय दोस्त को बताना चाहूंगा कि जो बातें उन्होंने कही हैं वो अधूरी हैं। जब तक इन बातों, यानी जो मैं कहना चाहता हूं, जब तक इन बातों को ध्यान में रखकर नहीं सोचा जाएगा तब तक कोई रिजल्ट आने वाला। हमने उसको गलत भी नहीं कहा और ये भी बता दिया कि वो सही नहीं है। दिस इज परसुएसिव कम्युनिकेशन। वेन एवर यू आर टॉकिंग, नेवर क्रिटिसाइज द अपोनेंट। कभी भी विरोधी का क्रिटिसिज्म मत करिए। किसी ने आपको गरियाया, आप बैठे हुए हैं, आप उससे बोलिए कि आपने सही गाली दी होगी, ठीक बात है, लेकिन और आपका ये एग्रेशन जायज है, लेकिन ये बताइए कि क्या एक किसी भी आईएएस के लेवल पे तैयारी करने वाले व्यक्ति से ऐसा कोई उम्मीद करेगा? शायद नहीं करेगा। आपका जायज है, आपका गुस्सा जायज है, आपने गाली दिया जायज है, हम समझ सकते हैं आपके इमोशन का लेवल, लेकिन आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, आप कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है। आप एक आईएएस की तैयारी करने वाले व्यक्ति हैं जिनसे लोगों को अपेक्षा होती है कि वे अपने संस्कारों में और अपने व्यवहार में डिग्निफाइड होंगे। अब आपने ऐसी बात कही, आपने ये भी कह दिया इसका मतलब कि तुम आईएएस के लायक नहीं हो, और ये भी कह दिया कि जो तुमने कहा गलत किया। लेकिन अगर कहते तुम गाली दिए हो, जिंदगी में आईएएस नहीं बन पाओ, और 2 और दे देगा, 2 4 दे देगा। लेकिन अगर आप ऐसा बोलोगे कि मैं तुम्हारा गुस्सा समझ सकता हूं, तुमने गाली दिया, कुछ कारण होगा उसका, कुछ ना कुछ रहा होगा, मैं ये भी समझ सकता हूं कि एग्रेशन हो गया, एग्रेशन में आपने गाली दी, लेकिन अगर एक आईएएस से ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, एक आईएएस के लेवल की तैयारी करने वाले से कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, वो आपको गाली तो कतई नहीं देगा। ये जान लीजिए, अगर इतना आपने बोला है तो वो रीथिंक करेगा, अगर बहुत ही वो होगा तो हो सकता है आपको अवॉइड करके चले, लेकिन गाली तो नहीं देगा, और सोचेगा जरूर कि क्या ऐसे, क्योंकि आपने उसका नाम नहीं लिया बल्कि ये कहा कि आईएएस से हम ये नहीं करते, तुमसे तो करते हैं और तुमने जो किया सही किया, लेकिन एक आईएएस की तैयारी करने वाले व्यक्ति से नहीं करते हैं। इसका मतलब अगर खुद को आईएएस का बनने का तुम सोच रहे हो और आईएएस के लेवल पर सोच रहे हो कि हाँ आप आईएएस के स्टूडेंट हो, तो आप ऐसा मत करो। यही तो हुआ इसका मीनिंग, लेकिन कहने का तरीका अलग। इसे कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल। आप बहुत खूबसूरत हो, कहने के कई तरीके हो सकते हैं, बुरा भी लग सकता है और इसी को कहने के तरीके में अच्छा भी बहुत लग सकता है। तो कहने के तरीके में आपके क्या मैटर हो, क्या कंटेंट हो, ये कम्युनिकेशन के नियम बताते हैं कि आप कब कैसे कम्युनिकेट करिए। कभी कभी अनजाने व्यक्ति की तारीफ करने से, इंटरपर्सनल कहता है कि जब भी आप इस बात करिए तो प्रेस करिए उसको। प्रेस करने का मतलब, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में प्रेस करिए। अभी मान लीजिए हमें प्रेस करना हो तो मैं ये कहूं कि अरे आपकी राइटिंग अच्छी है, या आपने अच्छा आंसर लिखा हुआ है, आपने अच्छा जवाब दिया है, लेकिन जब मिलो तो ये कहें अरे तुम्हारा शर्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, तुम्हारा तो कुर्ती बहुत अच्छा लग रहा है, तुम्हारा ये, तो कुछ दिन बाद आइडेंटिटी चौपट हो जाएगी। यानी कि आई हैव टू प्रेज द स्टूडेंट्स, लेकिन प्रेज किस चीज का हो, जो कॉन्टेक्स्ट के अनुकूल हो, उसके अनुसार हम करें। आप समय से आते हो, मैं कहूं बहुत डिसिप्लिन लड़का है, बहुत डिसिप्लिन लड़की है, या फिर मैं ये कहूं कि बहुत ही शालीनता से रहती है, देखो इसकी ड्रेसिंग सेंस देखो, ये कह के तो हम कर सकते हैं, लेकिन तुम बड़ी सुंदर लग रही हो, या तुम बड़े ये तुम वो, ये एक्सेप्टेबल कम से कम कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं। लेकिन अगर यही हमारा कॉन्टेक्स्ट अलग हो, आप हमारे दोस्त हैं, और ऐसी स्थिति में अगर आप कोई चीज पहनते उड़ते हैं या फिर कोई काम करते हैं तो अब हमें उसका तारीफ करना चाहिए। वहां पर तुम तो बहुत अच्छा लिखते हो, ये दोस्त का वो तो एक अपने आप में एक अलग कॉन्टेक्स्ट में। तो इसलिए अल्टीमेटली आप प्रेस करना जानिए, लेकिन प्रेस किस चीज का करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, नियम बताता है कम्युनिकेशन का। साथ ही साथ आप संचार कब करिए और किस प्रकार का करिए। हर समय हंसी मजाक भी अच्छा नहीं लगता, और हर समय सीरियस रहना भी अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर कोई बहुत ऐसे उसमें सिचुएशन से गुजर रहा है जहां पर कि वो साइकोलॉजिकली मॉरली बहुत डाउन है, यहां पर आपको उसके साथ हंसी मजाक करना चाहिए, या फिर उसके साथ सिंपैथी रखना चाहिए, या चुप रहना चाहिए, क्या करना चाहिए? आपको सिंपैथेटिक होना चाहिए, क्योंकि अभी वो मॉरली बहुत डाउन है। ज्यादा हंसी मजाक उसके साथ करोगे तो उसको मौक लगेगा, उसे लगेगा कि हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन अगर आप हंसी मजाक कब करोगे? जब वो किसी भी चीज को लेकर अपने आप में बर्डन या स्ट्रेस में है, तो आप हंसी मजाक करके उसके स्ट्रेस को दूर करो। कि स्ट्रेस में है, काम के स्ट्रेस में, पढ़ाई के स्ट्रेस में, दुनिया भर के स्ट्रेस, घर के स्ट्रेस में, तो आप उसे कूल करोगे कि ए सबके लाइफ में होता है, कोई बात नहीं, चलो। यहां तक कि एक नाम अगर आपने सुना हो,
मेयो का नाम सुना? मेयो का नाम, एल्टन मेयो का नाम सुना? एल्टन मेयो एक इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट है। इन्होंने बोला कि इनके इंडस्ट्री में क्या होता था, बहुत लोग आते थे और जितने लोग आते थे उतने काम छोड़ के चले जाते थे। उनका क्या ऐसी क्या समस्या है संगठन के अंदर कि लोग आते हैं और काम छोड़कर चले जाते हैं, और खास तौर पर किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से लोगों का आना जाना बहुत तेज था। इन्होंने इसको स्टडी किया, स्टडी करके उन्होंने बुलाया, इनसे पूछा बताओ क्या दिक्कत है, जो मैनेजर है तुम्हें कोई परेशानी करता है, कुछ कहता है? नहीं मैनेजर साहब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया मैनेजर साहब है। इनसे पूछा, अरे नहीं मैनेजर साहब बहुत जबरदस्त आदमी। किसी ने कोई कमी नहीं बताई। एक एक करके सबका इंटरव्यू लिया, इनका दिमाग ठनका। उनका अच्छा ऐसा करो कि फॉर्म दो और यस नो में कहने के लिए बताओ, और कह दो नाम कोई नहीं लिखेगा, ग्राउंड में बॉक्स रख दो, सबको जाके उसी में डालना, नाम किसी को नहीं लिखना। उन्होंने देखा कि 3000 कर्मचारियों में से 2398 लोगों ने कंप्लेन की थी, यानी लगभग 2500 से लोगों ने, 3000 में से 2500 लोगों ने कंप्लेन की। अब जब कंप्लेन को देखा तो क्या था उसमें यह था कि ओवरऑल साइकोलॉजिस्ट थे तो उन्होंने मिलाकर देखा कि काम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम समस्या किसी को नहीं थी, प्रॉब्लम थी बिहेवियर से लेकर। साइकोलॉजिकली स्टडी किया उन्होंने, प्रॉब्लम थी कम्युनिकेशन को लेकर। क्या थी? क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी लगी हुई थी जिसके अनुसार एक्स्ट्रा वर्क करोगे तो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलेगा। जो कर्मचारी थे, श्रमिक थे, वो बहुत ही लो पेड वर्कर थे, तो ऐसे में उनको यह था कि एक्स्ट्रा काम करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। जिसका इंपैक्ट क्या हो रहा था, उन्होंने एनालाइज किया, जिसका इंपैक्ट हो रहा था कि वो बच्चे, वो क्या है, श्रमिक अपने घर गया ओवर टाइम करके, घर में जो घर की जिम्मेदारियां पूरा कर पाने सक्षम नहीं हुआ, आर्थिक रूप से श्रमिक इतना पेड नहीं था, तो क्या हुआ, उसके घर में उसकी पत्नी एक और धतूरा लिए बैठी हुई, वहां पहुंची, उसने खींच के बच्चा मारा कि हम ही इसको देखेंगे, यानी कि 12-12 बच्चों को लेकर वो अकेले बैठी, क्या करे, खाना पीना बनाए बिना, अब खींच के बच्चा मारा, फिर उसी बच्चे से आमना सामना मारपीट हुई दोनों की, यानी घरेलू हिंसा हुई। उसके बाद वो गया टनाटन, इसको दिमाग को शांत करने के लिए पी लिया तनाक से, और उसके बाद वो दादा बन गया। ये जो श्रमिकों में पीने का जो एल्कोहलिज्म है ना, इसका कारण ये साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी बताया उन्होंने, साइमन मेयो ने, एल्टन मेयो ने। उनका कि क्या हुआ कि इनको टाइम ही नहीं मिल रहा है अपने सोशल उसके लिए, तो क्या हुआ, ये कहां जा रहे हैं, ये जा रहे हैं रॉन्ग ट्रैक पर। और जब यहां पे आए तो यहां पर साइंटिफिक मैनेजमेंट, टाइम बिल्कुल एकदम पंक्चुअल, टाइम पर आए नहीं आए, और वहां पर मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन लागू था, अपवाद के द्वारा प्रबंधन, कि उनको साइंस के अकॉर्डिंग काम करना है, टारगेट फिक्स है, जब तक टारगेट पूरा करे क्वेश्चन बोलो, अगर टारगेट पूरा नहीं करो तमाचा खींच के मारो, निकाल के बाहर करो, यानी बिल्कुल मशीनी ट्रीटमेंट। मेयो ने कहा कि रीजन क्या है, ये जो मशीनी ट्रीटमेंट इनके साथ है ना, ये इनकी साइकोलॉजिकल नीड को पूरा नहीं कर रहा है, और इनका एक्स्ट्रा पैसे की चाह सोशल नीड को पूरा नहीं करने दे रहा है, जिसके कारण ये साइंटिफिक थ्योरी फेल हो रही है। उनका ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि भाई जब ये आए सुबह तो सबके दिमाग में होता है, इनको मैनेजमेंट के साथ एक पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट चाहिए, ऑटोक्रेटिक नहीं, पार्टिसिपेटिव। पूछा जाए क्या हुआ, कैसे हुआ, मार खाए कल क्या, मारी पत्नी ने मारी, तो अगर ये ऐसा पूछेगा, और मान लीजिए हुआ भी ऐसा कोई दुर्घटना, तो आपने बोला हाँ मेरी पत्नी ने मुझे मारा, तो उसको पार्टिसिपेशन दिखाना है कि कोई बात नहीं, सबकी पत्नियां सबको मारती, मेरी पत्नी मुझे रोज मारती, अब पत्नी ही तो मारी है, कोई और थोड़ा मारा, अपनी पत्नी है, मार दिया, कौन सी बड़ी बात होगी। यानी कि पार्टिसिपेशन दिखाओ, उसको दिखाओ कि हाँ तुम, ऐसा नहीं है, नॉर्मल चीजें हैं और हम सब इसको फेस करते हो, इसमें कुछ गलत नहीं है। और अगर मान लीजिए पत्नी ने तुमको मारा है, तो कोई बाहर की है क्या, अपनी तो है, मारा तुम्हारा, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, मेरी ने मुझे कभी नहीं मारा। लेकिन नॉर्मली अगर ये मैनेजमेंट दिखा देगा, कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, उसके दिमागी रूप से हो जाएगा कि नाउ वी आर इन द सेम प्लेटफॉर्म, हम सभी बिल्कुल सही जगह पर हैं। फिर अगर उसने एक्सेस वर्क करके घर गया, तो घर जाने पर उसका जो फैमिली जब ये है, तो जाएगा तो अच्छे माइंड के साथ जाएगा ना, जब अच्छे माइंड के साथ जाएगा और बच्चा खींच के मारा उसने, तो बच्चा लेकर गोदी में खिला देगा ऐसे, है कि नहीं, क्योंकि माइंड अच्छा है उसका यहां से। नाउ ही विल परफॉर्म सोशल ड्यूटी ऑल्सो,
ऐसे क्या था, यहां दिमाग खराब, उसने बच्चा खींच के मारा और इसने बच्चा खींच के मार दिया, इससे क्या हुआ, लेन देन हो गया, और जब लेन देन हो गया तो मामला गड़बड़ हो गया। लेकिन अगर उसने मारा और लेकिन उसने पुचकार के खिला दिया और जाके उसके साथ हेल्प कर दिया, तो इससे क्या, उसने कहा मेयो ने कि ये जो साइको सोशल यानी साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स हैं, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और साइकोलॉजिकल चीज को पूरा करने का कई माध्यम है, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के माध्यम से आप आते हैं, आप मान लीजिए गुड मॉर्निंग करें, एक दिन करें, 2 दिन करें और हम जवाब ना दें, या कोई भी किसी भी कारण से हो सकता है, उसे ध्यान ही नहीं दिया, हो सकता देखा ही नहीं, लेकिन तीसरे दिन फिर काम करने का मन नहीं करेगा या आपको विश करने का मन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप आए और इतना पैसे चले गए और पूछे अरे क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं क्या तुम्हारी, तो लगेगा कि हाँ मैं भी इंपॉर्टेंस रखता हूं या रखती हूं। ये कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप जैसे अगर हम बाहर मिले और आपने जहां भी मिले वहां पर आपने हमसे बात की और मैंने आपसे पूछा और कैसे, तो वो कनेक्टिविटी जब आप यहां से चले जाओगे ना तो भी बनी रहेगी। ये इनफॉर्मल रिलेशंस अपने आप में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम बन जाते हैं और यही कम्युनिकेशन इनफॉर्मल रिलेशन का माध्यम बन जाते हैं। और मेयो ने कहा कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सफलता के लिए अगर आप पॉजिटिव डिसीजन लेना चाहते हैं तो पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करिए पहले, और पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए पॉजिटिव कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। और पॉजिटिव कम्युनिकेशन बिना इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के पॉसिबल नहीं है। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नियम के अनुसार, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अनुसार ऊपर और नीचे लोअर सबऑर्डिनेट और अपर सबऑर्डिनेट के साथ जो नियमबद्ध कम्युनिकेशन होता है उसको कहते हैं फॉर्मल। और इनफॉर्मल क्या होता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन जहां नियम का पालन नहीं होता, जहां पर सोशल और साइकोलॉजिकल डायमेंशंस उसको करते हैं, जहां पर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से डायरेक्ट उसका रिलेशन नहीं होता, कोई चैनल फिक्स नहीं होता कि कहां से कहां तक वो होगा, बल्कि कहीं से भी इमर्ज होता है और कहीं तक जाता है, इसे कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। वैसे इसे ग्रेप वाइन या अफवाह भी बोलते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसका कितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे ले जा सकता है या ऑर्गेनाइजेशन को डुबा भी सकता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दो धारी तलवार होती है, यानी अगर इसका इस्तेमाल करना आपको आता है तो आप ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं, और अगर इस्तेमाल करना नहीं आता तो ऑर्गेनाइजेशन में ये एक नेगेटिव सोर्स के रूप में हो सकता है जो ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मल चैनल को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस। अब एक एक टॉपिक उठाते हैं। पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन, क्योंकि इसी कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग का इंपैक्ट कहां दिखता है, इंटरपर्सनल स्किल। तो पहला टॉपिक है कम्युनिकेशन। क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है, संचार, पहला पढ़ना है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तीसरा है बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। चार चीज देखनी होगी इसमें। पहला प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, दूसरा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन और मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार की प्रक्रिया, संचार के प्रकार, संचार में आने वाली बाधाएं या लिमिटेशंस या चुनौतियां, और संचार के अलग अलग मॉडल्स कौन कौन से एडॉप्ट किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम प्रोसेस में आते, पहले डेफिनेशन लिखिए कम्युनिकेशन की। संचार, कम्युनिकेशन refers a behavioral process. Communication refers a behavioral process which is used
which is used to exchange the ideas, informations, emotions, etc. between two or more than two people. However, the basic essence of communication is understanding. हिंदी में लिखिए, संचार एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य सूचनाओं, भावनाओं अथवा विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। हालांकि संचार का मूल आशय आपसी समझ में निहित है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, संचार की प्रक्रिया। इसमें एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के तत्व या अवयव।
देखिए ये 7 एलिमेंट हैं, ठीक है, और इन सातों एलिमेंट में कहीं पर भी नॉइज पैदा हो सकता है। नॉइज को बोलते हैं बैरियर्स। प्री में एक क्वेश्चन हमेशा इस खाली प्रोसेस से आता है। इसमें आपको सेंडर, एनकोडिंग, मैसेज, चैनल, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक और इनसे इन प्रोसेसेस में आने वाली समस्याएं ही कम्युनिकेशन को इफेक्टिव या इनइफेक्टिव बना देते हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में एक एक में क्या क्या बैरियर आ सकते हैं और किस तरीके से इसको रिजॉल्व किया जाएगा, यही पूरे कम्युनिकेशन का मेथोडोलॉजी है। ठीक है, और इनको अरेंज करने के लिए क्या क्या, या इसमें सेंडर और रिसीवर के बीच में किस प्रकार से हम अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करें, इसी के संदर्भ में कई मॉडल डेवलप किए गए हैं, जिसमें हमारे यहाँ पर साइबरनेटिक मॉडल है जो हमारे एग्जाम में आता है। लेकिन हम मॉडल के सारे, जैसे कि परेटो मॉडल है या फिर जो थिंकिंग हैट मॉडल है वगैरह, जो मैनेजमेंट में इस्तेमाल होते हैं, उनको भी हम देखेंगे, जिससे कि हमें लाइफ में डिसीजंस लेने के लिए कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है इसका पता चल सके। कम्युनिकेशन हम लोगों से किस प्रकार से करें, इसके बारे में हमारे पास एटलीस्ट बेसिक आइडिया हो। हमें बात कैसे करनी चाहिए, हमें एग्रेशन, जब भी गुस्सा आए तो बात नहीं करनी चाहिए। कभी भी कम्युनिकेट करते समय बहुत ज्यादा इमोशनल को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि अभी आप इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल देखेंगे कि कम्युनिकेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल क्या होता है। कभी कभी किसी के बात करने के तरीके से हमको प्यार होता है कि बहुत अच्छा बात करता है या बात करती है, किसी के देखने के तरीके से हमें अफेक्शन हो जाता है। These are the mode of communications. ये कम्युनिकेशन का मोड है, लेकिन इस कम्युनिकेशन के मोड में हम कोई डिसीजन लेना नहीं चाहिए, क्योंकि these are not a strategic factor in your life. हमारी लाइफ में स्ट्रेटेजी, वो आप कितना अच्छा हमको देखते हैं, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फैक्टर। इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपके मन में क्या है। हमारे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये, क्योंकि अगर हम लाइफ में डिसीजन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बेसिस पर ले लेंगे तो ये बहुत ज्यादा मीनिंगफुल नहीं होता। यानी कि हम इन प्रोसेसेस में इन मेथोडोलॉजी की लिमिटेशंस भी जानेंगे कि क्या क्या लिमिटेशन होती हैं, और कम्युनिकेशन करते समय जब हम मीनिंगफुल कम्युनिकेशन करेंगे, जब हम परसुएसिव कम्युनिकेशन करेंगे और जब हम डेरोगेटरी कम्युनिकेशन करेंगे, इन तीनों का अपना बेसिक एलिमेंट या स्ट्रेटेजिक पॉइंट क्या होता है। पेरेंट के साथ कम्युनिकेशन, फ्रेंड सर्कल में कम्युनिकेशन, खुद के साथ कम्युनिकेशन। आप खुद से बात करते हैं खुद से बात, इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं इसको। इट इज द बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो आपके अंदर सुधार कर सकता है। दुनिया की कोई ताकत आप में सुधार नहीं कर सकती, आप सिर्फ खुद के अंदर सुधार कर सकते हैं। और अगर आप इंट्रोस्पेक्शन करिए तो आपकी अंतरात्मा आपको सच सच बताती है कि आप कितने बड़े चिरकुट आदमी हो। आपको कोई और नहीं बताया, और कोई बताएगा तो गुस्सा आएगा, लेकिन आपकी अंतरात्मा कभी आपसे झूठ नहीं बोलती, वो बताती है कि तुम गलत हो। वो हमारा ईगो, सुपर ईगो, इन सबके बीच में जो डिसबैलेंस है ना, वो मानने नहीं देता। वो बताता है तुमने आज उनके साथ ऐसी बात की, तुमने गलत किया, जाओ सॉरी बोलो। तो मैं क्यों बोलूं, मैंने थोड़ा ना किया कुछ, उन्होंने किया वो जान। यानी कि हम हमेशा दूसरों को ब्लेम करने की टेंडेंसी में रहते हैं। दिस इज द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, स्टीरियोटाइपिंग। कई सारे आप इसमें बैरियर देखो, स्टीरियोटाइपिंग बायस अप्रोच है, ब्लैक व्हाइट में देखने की टेंडेंसी हर चीज को। आर नाम के लोग ऐसे होते हैं, पी नाम के लोग ऐसे होते हैं। आर नाम का कोई व्यक्ति मान लिया बचपन में आपको उठा के पटक दिया था, आर नाम का कोई व्यक्ति आपका खाना खा लिया था, आर नाम का कोई व्यक्ति आपको बहुत परेशान किया था, और जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो आपको पता चलेगा राजेश सर गड़बड़ आदमी। आर नाम यानी कि एक बायस्ड स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है, और हम देखते हैं पी नाम के लोग ऐसे होते हैं, आर नाम के लोग ऐसे, एस नाम के लोग ऐसे। ये राइट या स्ट्रेटेजिक फैक्टर डिसीजन मेकिंग में, कम्युनिकेशन में नहीं हो सकते। तो इन सबसे कैसे दूर हो जाए, डिसीजन लेते समय किन नियमों का पालन करें, वो हम इसमें पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन के बेसिक रूल्स, यानी संचार करने के जो मौलिक नियम है, उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। कल की क्लासेस को स्टार्ट करें, ठीक है। कल हम इसी प्रोसेस से स्टार्ट करके इसके जितने मॉडल डायमेंशन है, ये खाली यही काम नहीं आएगा कि आपको सीसैट में काम आए या फिर इसमें पेपर 4 में काम आएगा, एथिक्स के पेपर में बहुत काम आएगा, वहां पर मैनेजरियल एथिक्स है, वहां ये सब काम आएंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको इससे कराऊंगा,
जिससे कि आप अपनी लाइफ में भी इसको इस्तेमाल कर सकें, पेपर 4 में भी कर सकें, और जो सीसैट का पेपर आता है प्री का, पीसीएस और आईएएस का, उसमें भी कर सकें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।